देखो इधर चैप्टर का नाम लगा लो द्रवों का प्रवाह। नया चैप्टर है द्रवों का प्रवाह। तनी ध्यान से पढ़ना लो क्योंकि चैप्टर ये थोड़ा सा आसान नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा क्या है, कठिन है। इसी में आती है बर्नौली के प्रमेय, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो सब। देखो इधर इसमें पहले ना समझोगे आदर्श द्रव, आदर्श द्रव, आदर्श द्रव बताओ एक अच्छा द्रव स्वच्छ। आदर्श किस लिए माना जाता है? अच्छे के लिए। तो आदर्श द्रव के 2 ठो गुण होता है। आदर्श द्रव के क ठो गुण होता है? 2 ठो गुण होता है। तनी बात समझना लो। आदर्श द्रव के 2 ठो गुण होता है। पहला गुण होता है इसको कभी दबाया नहीं जा सकता। मतलब एक आदर्श द्रव क्या होता है? असंपीड्य होता है। जिसे दबाया जा सकता है वो क्या होता है? संपीड्य। और जिसे नहीं दबाया जा सकता वो क्या होता है? असंपीड्य। तो आदर्श द्रव एक क्या है? असंपीड्य द्रव है। इसका पहला गुण हो गया। मतलब यह क्या है? असंपीड्य है। आदर्श द्रव असंपीड्य होता है, ठीक है ना। अब देखो इधर इसका दूसरा गुण देखो। एक आदर्श द्रव में जो श्यान बल लगता है घर्षण होता है, तो श्यानता अभी बताएंगे श्यान बल क्या होता है, श्यानता क्या होती है। तो एक आदर्श द्रव के लिए जो श्यानता होती है वो 0 होती है। अब ये श्यानता क्या होती है तनी बात समझना, ठीक है। आदर्श द्रव के लिए श्यानता का मान क्या होता है? 0। जैसे पढ़ाया है घर्षण बल में कि 2 वस्तुएं सापेक्षिक गति करती हैं तो उनकी गति का विरोध करने वाला जो गुण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण। सेम टू सेम उसी पे है। 2 वस्तु मतलब कि 2 वस्तुओं का वह गुण जो सापेक्षिक गति करती हैं तो सापेक्षिक गति का क्या होने लगता है? विरोध करती हैं, उसे ही क्या कहते हैं? घर्षण। तो उसी तरह जब किसी धारा जब बहती है, तनी बात समझो इधर, जैसे मान लो नदी में, नहर में, यही ना बहती है धारा। तो बताओ जब धारा बहेगी ना तो उसमें विभिन्न परतें बनी होती है। परतें का मतलब समझ रहे हो? जैसे जितना, बात समझो इधर, जितना तेज ऊपर वाला, जिसे सबसे ऊपरी वाला जो परत होगा, स्टेप बाय स्टेप समझते जाना, नहीं तो फिर आगे बहुत दिक्कत कराएगा, ठीक है। जो सबसे द्रव का ऊपरी परत होगा तो द्रव के जो कण होते हैं उसकी गति तेज होती है, ठीक है। और जो जैसे ही जैसे परत का मान घटता जाता है, मतलब नीचे आते जाओगे, परत नीचे निचली सतह पाओगे, तो जो द्रव के कण की गति होगी वो गति क्या होगी? ऊपर वाले की अपेक्षा नीचे वाली धीमी होती है। अनुभव भी करना लो नदी में नहाकर, गंगा जी में नहाकर, ठीक है। ऊपर वाली जो परत जाती है वो बहुत तेज जाती है। उसके नीचे जैसे जैसे घटते जाओगे तुम सतह पर तो उसकी गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। जिसके कारण अब देखते हो ऐसे घुमरिया के गोल बनाता है, अभी जो गोल ना बनाता है चरखी टाइप का, क्या बनता है उसको? भावरा। हाँ, भोजपुरी भाषा में क्या बोलते हैं? भावर बन जाती है। मतलब देखो ऊपर वाली जो परत होती है वो तेज जाती है, नीचे वाली उसकी क्या करने लगती है? तो बात समझो इधर, अगर कोई गति लोगे, यहाँ पे देखो बतिया समझो, जैसे मान लो ये मेरा हाथ हो गया भैया, अगर इसको हम तेज चलाएंगे और ये थोड़ा धीरे चलेगी तो बताओ इसमें विरोध होगा कि ना होगा? तो इसके कणों का जो मतलब परतों के बीच द्रव में के कणों में जो विरोध होता है उसके गुण को क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? अब भावरा किस लिए बनता है? क्योंकि ऊपर वाली सतह तेज जाती है द्रव और नीचे वाली सतह परतें कि जो द्रव बहते हैं वो क्या जाती हैं? धीमे धीमे हो जाती हैं। तो बता आदर्श द्रव में किसी को दिक्कत? समझना है, लिखवाना नहीं है भाई, ठीक है ना। आदर्श द्रव असंपीड्य होता है और उसकी श्यानता क्या होती है? 0 श्यानता होती है। असंपीड्य मतलब इसे दबाया नहीं जा सकता। अश्यानता का मतलब 0 श्यानता का मतलब इसमें जो उत्पन्न होगा घर्षण, इनकी सतहों के बीच यानी परतों के बीच जो घर्षण उत्पन्न होगा वो नगण्य होगा। जो घर्षण होगा परतों के बीच उसका मान बताओ क्या होगा? नगण्य होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? 0 श्यानता वाला द्रव।
तो एक आदर्श द्रव शून्य श्यानता वाला द्रव होता है और क्या होता है, असंपीड्य होता है। हो गया ना। देखो इधर अगला समझोगे ना, धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है, अगले हेडिंग समझोगे, धारा रेखीय प्रवाह। ये अमित बहुत बोल रही है। हाँ हम तो ढेर तो सुने थी। गौरी जौहरे बोल लो। देखो इधर तुम बात समझना, जैसे मान लो किसी नली में, हरदम नली ऐसे ही बनाएगी, ठीक है ना। मान लो किसी नली में धारा बह रही है, मतलब द्रव बह रहा है ना। देखो द्रव बह रहा है, तो यहाँ पर कौनो अगर बिंदु ले लोगे, देख रहे हो, हाई देखो धारा रेखीय प्रवाह, तुम बात समझना लो। यहाँ पर अगर कौनो बिंदु ले लो, तो यहाँ से जितनी भी ये देखो इस रेखा में जा रही है ना, इस रेखा में जा रही हैं, तो यहाँ से द्रव के कण जितने गुजरेंगे वो इसी बिंदु से होकर क्या करेंगे, गुजरेंगे। तो आई जो इस प्रकार की जो गति होती है, तो बताओ अगर यहाँ से गुजरेंगे तो एक रेखा में जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ का बिंदु का जो कण गुजर रहा है वो इसमें चला जाए। अनुभव करना लो, यहाँ से जो बिंदु से कण गुजर, द्रव के कण जो गुजर रहा है तो ये इसमें नहीं जाएगा। मतलब धारा रेखीय प्रवाह तब संभव है जब, यहाँ पर ध्यान से देखना, जब एक ही बिंदु से द्रव के सब, मतलब अगर यहाँ से द्रव जितने भी गुजरेंगे वो एक ही बिंदु से क्या हो जाएंगे, निकलेंगे। यहाँ से आएंगे द्रव और यहीं से जाएंगे, फिर यहीं से आएंगे और इसी बिंदु से होकर जाएंगे। बताओ एक रेखा में जा रहे हैं कि ना जा रहे हैं। तो जो इस प्रकार की गति होती है उसको क्या कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह। प्रवाह मतलब उसका वेग, ठीक है ना। इसका बढ़िया से परिभाषा देखो क्या लिखोगे ना, जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी एक बिंदु में होकर, देखो एक बिंदु में होकर गुजरने वाला द्रव के जितने भी कण होंगे वो एक ही पथ, या कह सकते हैं एक ही बिंदु से क्या है, चलते हैं। मतलब यहाँ से जितने भी द्रव के कण गुजरेंगे एक ही बिंदु से क्या हो जाएंगे, गुजरेंगे। मतलब यहाँ से अगर लाइन से आ रहे हैं भैया, तो जैसे लाइन में लगे हो तो अगला जब तक ना हटेगा तब तक तुम वहाँ पे जाओगे नहीं जाओगे, फिर वो हटेगा पिछला आएगा, फिर वो हटेगा पिछला आएगा, ठीक है ना। तो द्रव के प्रवाह को क्या कहेंगे, धारा रेखीय प्रवाह। इस प्रकार के जो धारा का प्रवाह होगा उसको क्या कहेंगे, धारा रेखीय प्रवाह, ठीक है ना। और जिस पथ पर ये गति करेंगे उसको कहेंगे धारा रेखीय पथ, ठीक है ना। अगले ना समझोगे, एक तो होता है धारा रेखीय नली। तो धारा रेखीय नली समझ लो, कुछ नहीं है। देखो हाई जो धारा रेखीय नली है, मतलब मान लो कि यहाँ से एक ठो काल्पनिक होती है, जैसे हौदा से पानी गिरता है तो वो काल्पनिक है, ठीक है ना, कल्पना के अनुसार वो गिर रहा है, ठीक है। इसमें भी समझोगे कि कितना ऊंचा हौदा बनेगा तो कितना दूर पानी गिरेगा। तुम लोग से ढेर चालाक होते हैं सब, गांव के मिस्त्री जो अनपढ़ होते हैं सब, तुम लोग से चालाक होते हैं सब, उन सबको अंदाज है कि कितना इसका हाइट लेंगे तो यहाँ से पानी गिरेगा तो कितनी दूर जा गिरेगा। देखो हौदा से बनाता है और यहाँ पे देखो अब छेद वो अपने हिसाब से बनाएगा कि यहाँ से बनाए तो कितना दूरी पर पानी जाकर गिरेगा। तुम लोग से चालाक होते हैं सब कि ना होते, बिना पढ़े लिखे होते हैं सब, होते हैं सब ना। देखो इधर इसका मतलब समझो, इधर कह रहा है इधर धारा रेखीय से, जो धारा रेखा से बनी होती है नली वो कल्पना करके बनती है, उसी कल्पित नली को हम क्या कहते हैं, धारा रेखीय नली। ये कल्पना द्वारा जो नली बनती है तो इसको क्या कहेंगे, धारा रेखीय नली। उसके बाद समझोगे ना प्रक्षुब्ध प्रवाह, प्रक्षुब्ध प्रवाह, इसका मतलब समझो, प्रक्षुब्ध प्रवाह का मतलब क्या होता है, जब द्रव के कण सीधी रेखा में ना गति करके कैसी गति करें, टेढ़ी मेढ़ी
दिशा में गति करें। मतलब यहाँ पे देखो, इसका द्रव इधर आ जाएगा, यहाँ का द्रव इधर भागेगा, यहाँ का द्रव इधर भागेगा, यहाँ का द्रव इधर भागेगा। मतलब सीधी रेखा में इस द्रव के कण गति नहीं करते हैं। कैसी गति करते हैं? एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा में क्या करते हैं? गति करते हैं। तो इस प्रकार के प्रवाह को क्या कहेंगे? प्रक्षुब्ध प्रवाह। इसको क्या कहोगे? प्रक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, अगला हेडिंग समझोगे ना, क्रांतिक वेग। देखो, क्रांतिक कोण पढ़े हो किसमें? क्रांतिक कोण किसमें पढ़े हो? हाँ, याद करो। क्रांतिक कोण पढ़े हो 10 में, विचलन वाला में। ठीक है, मतलब अपवर्तनांक वाले में। अब उसको क्या विवरण करें? क्रांतिक वेग इसे दिखाते हैं किससे? VC से। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तनी बात समझना, ये क्या होता है? मतलब जब कोई कण जब कोई द्रव गति करता है, तो द्रव के कण जब गति करते हैं तो उसका इतना अधिकतम वेग ना हो जाए। जैसे मान लो, यहाँ पे समझो, जैसे इस नली में, इधर समझो, भुलाओगे नहीं कबो। जैसे मान लो इस नली में द्रव के कण जो गति कर रहे हैं, तो इनकी गति इतनी न तेज हो जाए, मतलब इतना अधिकतम न हो जाए कि वो धारा रेखीय प्रवाह को क्या कर दे? तोड़ दे। अभी पढ़े हैं ना, धारा रेखीय प्रवाह। अगर धारा रेखीय प्रवाह को तोड़ देगा तो बताओ किसमें चला जाएगा? प्रक्षुब्ध प्रवाह में। मतलब टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति करने लगेगा। मतलब द्रव का वह अधिकतम वेग जिसके कारण धारा रेखीय प्रवाह बना रहे, तो उस अधिकतम वेग को हम क्या कहेंगे? क्रांतिक वेग। मतलब इतना तेजी से खाली गुजरे कि तब तक गुजरे, मतलब इतना अधिक तेज से गुजरे ताकि उसका जो प्रवाह है, द्रव का जो प्रवाह है, उसका प्रवाह कैसा बना रहे? धारा रेखीय प्रवाह बना रहे। अगर ये टूट जाएगा तो बताओ किसमें चला जाएगा? प्रक्षुब्ध प्रवाह में। तो किसी द्रव का वह अधिकतम वेग जिससे द्रव के प्रवाह का धारा रेखीय प्रवाह क्या हो? बना रहे, उसे क्या कहेंगे? क्रांतिक वेग। मतलब इतने वेग से गति करे कि ये टूटे नहीं। अगर ये टूट जाएगा तो क्रांतिक वेग क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और क्रांतिक वेग समाप्त हुआ तो धारा रेखीय टूट कर किसमें चला जाएगा? प्रक्षुब्ध प्रवाह में। मतलब ये टेढ़ी मेढ़ी दिशा में क्या होने लगेगा? गति होने लगेगा। चूंकि धारा रेखीय प्रवाह सब लोग जानता है कि एक ही बिंदु से द्रव के जो जितने भी कण गुजरेंगे वो सब एक ही बिंदु से क्या हो जाएंगे? निकलेंगे। इसी बिंदु से द्रव के सभी कण गुजरेंगे। अगर ये टूटेगा तो टेढ़ी मेढ़ी रास्ता में क्या होने लगेगा? गति करने लगेगा। देखो, क्रांतिक वेग को ही कहते हैं रेनॉल्ड की संख्या, या इसे ही क्या कहेंगे? रेनॉल्ड की संख्या। मतलब इस पे आधारित है रेनॉल्ड संख्या। अब तनी बात समझना, रेनॉल्ड संख्या मतलब क्रांतिक वेग किस किस बात पे निर्भर करता है? ध्यान से देखो इधर, क्रांतिक वेग किस किस बात पे निर्भर करता है? तनी बात समझना। ये हो गई नली, हो गई ना? ये क्या हो गई? नली। नली हरदम घुमा के हम ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है, नली घुमा कर ऐसा ही बनाएंगे। हमने मानेंगे कि माना इस नली में जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका घनत्व कितना? रो। हो गया ना? अच्छा, एक बात बताओ, देखो तुम लोग हंसोगे सब। चौड़ा रहेगा नली तो पानी खाली दरिए गिरेगा। अगर पतीला कर दोगे, जो गाड़ी धोते हैं सब, मारेगा चर्र लंबा तक जाएगा। ठीक है, मतलब उसका जो व्यास है वो अगर घटा दो, या कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर घटा दोगे तो जो पानी का वेग है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो जो पानी का वेग है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अच्छा, ये भी अनुभव करना लो कि यदि अगर उसी नाली से पानी गुजार रहे हो और उसी नाली से अगर कोनो आयल गुजार रहे हो यानी तेल गुजार रहे हो, तो बताओ कौन तेजी से जाएगा?
पानी जाएगा क्योंकि पानी हल्का है। ठीक है, तो बताओ ये क्रांतिक वेग होगा वो बताओ किन किन बातों पर निर्भर किया? उसकी लंबाई पे नहीं, उसके घनत्व पे। घनत्व का मतलब क्या होता है? डेंसिटी, मतलब वो कितना मोटा है, गाढ़ा है, पतला है, ये होता है। और इसके व्यास पर, मतलब अगर इसका व्यास बढ़ा दोगे तो जाहिर सी बात है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। अब एक बात पे और ही निर्भर करेगा, इसके श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक को दिखाते हैं किससे? ईटा से। इसका जो श्यानता गुणांक होगा उसको किससे दिखाते हैं? श्यान बोले तो श्यानता गुणांक को किसे दिखाते हो? तुम लोग से बताए भी है, ईटा कहते हैं, ठीटा नहीं। जब पढ़ा रहे थे बीमा तो बता रहे थे ये श्यान बल, अब तुम लोग को आया है मौका पढ़ने के लिए इसका। ठीक है ना, बताओ इसका जो क्रांतिक वेग है वो किन किन बातों पर निर्भर किया? उसके घनत्व पे, डेंसिटी, उसके व्यास पे और उसके श्यान बल पे। श्यान बल, श्यान मतलब समझ रहे हो लोग कि दो परतों के बीच होने वाले जो सापेक्षिक गति का विरोध होता है। तो बात समझो इधर यहाँ, जब कोनो वस्तुओं के बीच गति का विरोध होता है तो घर्षण बल। आज जब किसी द्रव को प्रवाहित होता है तो द्रव के जो अणुओं के बीच यानी परतों के बीच जो बल लगता है उसको क्या कहेंगे? श्यान बल। अब तुम लोग हुए हो श्यान। ठीक है ना, बताओ ये जो VC का मान है वो किस बात पे निर्भर कर रहा है? इसके घनत्व पे, इसके श्यानता पे और इसके व्यास पे। ठीक है ना, अब तनी बात समझो इधर। VC प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाओगे तो RE कांस्टेंट लगाओगे। तनी बात समझो इधर, ये तुम लोग छपवाएंगे, सिद्ध होगा ये। कांस्टेंट क्या लगाओगे? RE। इसे ही कहते हैं रेनॉल्ड संख्या, जहां RE क्या है? रेनॉल्ड संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, अब देखो इधर रो ईटा डी। अब तनी ध्यान देना लो, ये फार्मूला सिद्ध करेंगे बीमीय विधि द्वारा। हमने मान लेंगे कि इसका पावर A, इसका पावर B और इसका पावर C पे ये क्या करता है? निर्भर करता है। समीकरण नंबर 1 हो गया ना। अब तनी देखो इधर ये क्या है? दो। अब यहाँ पे देखो क्या लिखना चालू करोगे? दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर। तो बताओ कौनो वेग आ जाए, तुम लोग को हम पढ़ाए हैं कि कौनो वेग आ जाए चाहे कौनो त्वरण आ जाए, खानदानी चलते हैं। तो चाहे क्रांतिक वेग रहे चाहे कौनो वेग रहे, बताओ वेग की विमा बताओ LT पर माइनस, कौन दिक्कत? बताओ RE को छोड़ देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो इधर, यहाँ से फार्मूला निकालेंगे हम। देखो इधर जो रो है वो घनत्व है और घनत्व की विमा बताओ क्या होती है? ML पर माइनस 3। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर न जाता है। अब बताओ ईटा श्यानता गुणांक है, श्यानता गुणांक की विमा बताओ कितना होती है? श्यानता गुणांक की विमा बताओ होती है ML पर -1 और T पर -1। याद रखना लो, हम निकाल देंगे फार्मूला। देखो जब पढ़ाएंगे ना श्यानता गुणांक, जब श्यानता गुणांक पढ़ाएंगे तो हम तुम लोग को बता देंगे इसकी बीमा कैसे आई है। याद कर लो श्यानता गुणांक की बीमा कितना? ML पर -1, T पर -1, इसका पावर A और इसका पावर। व्यास सिर्फ लंबाई है, आवाज नहीं, व्यास सिर्फ क्या है? लंबाई है। लंबाई की बीमा बताओ कितना? यल। तनी देखो इधर, यहाँ देखो इधर, यहाँ पे M नहीं ना है तो M का पावर क्या लगा सकते हो? 0। यल T पर -1। इधर थोड़ा ध्यान दो, M इधर देखो, M का पावर बताओ कितना? A। देखो M का पावर A, यल का पावर माइनस का 3 है, हो गया। और फिर यहाँ पे आ जाओ, M का पावर बोलो B, यल का पावर माइनस का B, T का पावर माइनस का B और यल का पावर बताओ कितना? C। हो गया ना। अब ध्यान से देखो, सभी को एक में जोड़कर लिखेंगे। M पावर 0, यल T पर -1
और ये देखो यम ए गुणा करा होगा तो गुणा में घातें क्या होती हैं, तो यम का इसमें करा होगा तो यम का पावर बोलो ए प्लस का बी, यल बोलो यल कई बार, 2 बार, तो बताओ माइनस का 3a माइनस का बी अब प्लस का बताओ कितना सी, और टी पे आ जाओ, टी पे माइनस बी और प्लस का सी। ये हो गया दोनों पक्षों की बीमा, हो गया ना। अब दोनों पक्षों की बीमाओं की घातों की क्या करने पर, तुलना करने पर, एकदम तो ठीक ठाक तो है, हो गया ना। कौन सी क्या हो गया, अरे हाँ सी नहीं है, खाली बी रहेगा ना, क्योंकि इसका नहीं है, सी रहेगा खाली। अब देखो इधर तुलना कराओगे तो ए देखो यम का पावर ए प्लस का बी, तो यहाँ पे यम का पावर 0, तो तुलना करा कर लिखोगे भैया ए प्लस का बी बराबर क्या 0, समीकरण नंबर 2 ना 1 हो चुका है। अब इधर देखो माइनस का 3a माइनस का बी प्लस का सी बराबर इसका यल का पावर कुछ नहीं, तो माइनस का 3a माइनस का बी प्लस का सी बराबर का 1, समीकरण नंबर हो जाएगा 3, हो गया। इधर देखो माइनस का बताओ कितना बी, तो इधर यहाँ बताओ माइनस का 1, कितना आसान है, माइनस से माइनस बर्बाद, बी बराबर बताओ 1, ई मान है मैं उठा कर रख दो, तो समीकरण नंबर बताओ कितना से 2 से, ए प्लस का बी बराबर बताओ कितना 0, तो बताओ ए इसी तरह रहेगा, बी की जगह मान उठा कितना रखोगे ए बराबर का बताओ 0, तो ए बराबर बताओ माइनस का होगा ना। अब ए और बी का मान उठा के हेम्मा रख दो, हाउ निकल जाएगा, तो बताओ यहाँ पे समीकरण नंबर कितना से 3 से, बताओ माइनस का 3a माइनस का बी प्लस का सी बराबर का 1, माइनस का 3 ए का मान 1 माइनस का बी का मान ना 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 आई ना माइनस का 1 और आई 1 प्लस का सी बराबर का 1, माइनस माइनस प्लस कितना 3, अब माइनस का 1 प्लस का सी बराबर 1, घटेगा तो 2, तो बताओ 2 प्लस में आएगा प्लस का सी बराबर 1, तो बताओ उधर जाएगा तो घट के किस में आएगा माइनस में, मतलब सी का मान माइनस आया। अब देखो अब ए और बी और सी का मान हम रख दोगे तो पता चल जाएगा कौन नीचे आई और कौन ऊपर आई। तो यहाँ बताओ समीकरण नंबर किस से 1 से, बताओ इधर देखो वी सी बराबर आर ई रो ए ईटा बी और डी सी, तो वी सी बराबर आर ई, तनी देखो इधर यहाँ ध्यान से देखो, ए का माना कितना माइनस का 1, तो रो का पावर बताओ कितना माइनस का 1 होगा ना। मैं बताओ पहलवान बीटा का मान बताओ, ईटा का मान बी का मान बताओ कितना निकला है प्लस का 1, यहाँ पे देखो सी का मान तो डी का पावर माइनस का 1 हो गया ना। अब बताओ तो नहीं देखो इधर वी सी बराबर आर ई, अब इसको कर दोगे उल्टा, ये कहाँ जाएगा उल्टा घात प्लस हो जाएगा, और ये ईटा और ये भी आ जाएगा उल्टा। आई देखो इसका इसका इधर गुणा कराओगे तो बताओ क्या आएगा वी सी रो डी बराबर आर ई ईटा। तो एक बात बताओ यहाँ से जब आर ई बराबर निकालोगे तो वी सी रो डी भागे ईटा, ये कहाँ निकल कर आएगी रेनाल्ड की संख्या। रेनाल्ड की संख्या का फार्मूला बताओ, क्रांतिक वेग गुणते घनत्व गुणते व्यास बट्टे श्यानता गुणांक, ठीक है ना, ये हुआ फार्मूला।
ना समझ में आया? बहुत बढ़िया सवाल है, कितना बढ़िया जबरदस्त आया है। तब तो ठीक है। केहू के